जब आदमी हॉस्पिटल जाकर अपने 2 एग्स कटवाता है तब उसे पता चलता है कि कैंसर सेल्स उसके पूरे बॉडी में फैल चुके थे। जिस पर यह सब जानने के बाद भी वह गुस्सा नहीं करता है, बल्कि अपनी वाइफ के छोड़े हुए सेफ्टी क्लॉथ्स को देखकर हंसने लगता है, क्योंकि आदमी सोचता है कि सिर्फ इसी तरह की मजाक जैसी मौत उसकी वाइफ की सोल को शांति दे सकती है। लेकिन जब वह दोबारा आंखें खोलता है तब उसे दिखाई देता है कि उसका होम टाउन खिड़की के बाहर मौजूद है और जॉय लिखा हुआ वर्ड धूल से ढका हुआ पड़ा है। जिस पर वह जल्दी से घर के अंदर और बाहर देखने लगता है। तभी उसे हर तरफ पुराने निशान दिखाई देते हैं। इस वक्त उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मौत जैसा एहसास भरा होता है और उसका पहले से सफेद और साफ बॉडी अब जगह जगह निशानों से भरा हुआ दिखाई देता है। फिर वह दोबारा उस वुमन को देखता है जिसने उसकी आधी जिंदगी में उसका पीछा नहीं छोड़ा था, जिसे देखते ही वह तुरंत एक्साइटेड हो जाता है और फिर उसके पास जाकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उसके दिल में गिल्ट और लॉन्गिंग की इतनी सारी बातें होती हैं जिन्हें वह कहना चाहता है, लेकिन उस वक्त सब कुछ उसके गले में ही अटक जाता है। जिस पर वह वुमन दुखी होकर रोने लगती है, क्योंकि पिछली लाइफ में तुमने ही लिंग चिंगशू को रिजर्वोयर में गिराने का प्लान बनाया था, जिससे पूरे गांव वालों ने उसे भीगे हुए कपड़ों में देखा था और फिर तुमने ही उसे बचाने का नाटक किया था। जिसके बाद अपनी बदनामी से बचने के लिए लिंग चिंगशू को मजबूरी में तुमसे शादी करनी पड़ी थी, लेकिन लिंग चिंगशू खुद चलकर इस घर में आई थी और फिर तुम्हारी एंडलेस डोमेस्टिक वायलेंस के बीच उसने कभी एक अच्छा दिन तक नहीं देखा था। वह ऐसी वुमन बन चुकी थी जो अपनी पूरी लाइफ देकर खुद को मजबूत बनाना सीख चुकी थी और फिर वह सब कुछ खत्म हो गया था। जिस पर तुम अभी अपने रिबॉर्न होने की खुशी में डूबे ही होते हो, तभी अचानक एक तेज आवाज सुनाई देती है, निकल जाओ, भागो मत। यह सुनकर तुम अचानक लिंग चिंगशू की तरफ देखते हो। उसके पूरे बॉडी पर पड़े हुए निशानों को देखकर तुम्हें सब याद आने लगता है। इस बार लिंग चिंगशू अपने पेरेंट्स के घर से पैसे उधार लेकर अपनी बेटी के लिए राइस सीरियल खरीद कर लाई थी, लेकिन तुमने वह भी उससे छीन लिया था ताकि तुम उससे वाइन खरीद कर पी सको, और फिर नशे में धुत होकर तुमने उसे बेड पर बेरहमी से टॉर्चर किया था। जल्दी ही उसके मुंह के किनारे से खून बहने लगता है, जिस पर लिंग चिंगशू चुपचाप तुम्हारी तरफ देखती है और फिर हल्का सा ताना मारकर मुस्कुराती है, क्योंकि उसे खुद याद नहीं था कि यह सब कितनी बार हो चुका था। हर बार जब तुम होश में आते थे तब तुम उसके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगते थे, लेकिन वह सब 2 दिन से ज्यादा कभी नहीं चलता था और फिर तुम्हारे पैर दोबारा लिंग चिंगशू के बॉडी पर पड़ने लगते हैं। वह तुम्हारे बेड वाले टॉर्चर को चुपचाप सह लेती थी, लेकिन अपनी बेटी को भूख से रोते हुए नहीं देख पाती थी, क्योंकि छोटी बच्ची इतनी भूखी थी कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जिस पर वह बच्ची धीरे धीरे रोने लगती है। यह देखकर लिंग चिंगशू की आंखों में एक बार फिर जीने की हल्की सी उम्मीद दिखाई देती है। फिर वह जल्दी से अपने कपड़े खोलती है और अपनी बेटी को गोद में उठा लेती है। लेकिन लिंग चिंगशू लंबे समय से ठीक से खाना नहीं खा रही थी, इसलिए उसके पास दूध नहीं था। जिस पर छोटी बच्ची दूध नहीं पी पाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अपनी बेटी की आवाज सुनकर तुम भी चौंक जाते हो। फिर तुरंत बेड से नीचे उतरते हो और जमीन पर पड़े कपड़े उठाने लगते हो, जिसके बाद तुम जल्दी से कहते हो, पत्नी तुम रुको, मैं अभी हमारी न्यू मेंग के लिए कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूँ। इतना कहकर तुम तुरंत गांव के बाहर मौजूद वीट शॉप की तरफ भागते हो, जिस पर वहां बैठे बूढ़े ओल्ड हुआंग तुम्हें देखते ही अपने बड़े बड़े पीले दांत दिखाकर पूछते हैं, क्या बात है, आज कौन सी वाइन चाहिए तुम्हें? जिसके जवाब में तुम कहते हो, ओल्ड हुआंग, इस बार वाइन नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा राइस सीरियल चाहिए, पहले उधार दे दो, मैं बाद में पैसे लौटा दूंगा। यह सुनकर ओल्ड हुआंग हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम फिर से कोई बहाना बना रहे हो। जिस पर वह पहले तुम्हारे चेहरे पर पड़े लाल और सूजे हुए निशानों को देखता है और फिर बिना कुछ बोले शेल्फ से राइस सीरियल निकालकर तुम्हारे हाथ में रख देता है। ये देखकर तुम उसके शुक्रगुजार हो जाते हो और फिर जल्दी जल्दी घर की तरफ लौटने लगते हो। लेकिन जब तुम घर पहुंचते हो तब तुम देखते हो कि तुम्हारी वाइफ अभी भी उसी तरह बैठी हुई है जैसे तुम उसे छोड़कर गए थे, जिसे देखकर तुम्हारे दिल में फिर से दर्द होने लगता है। फिर तुम धीरे से कहते हो, पत्नी, राइस सीरियल ले आया हूँ। तुम्हारी बात सुनते ही लिंग चिंगशू अचानक चौकन्नी हो जाती है। उसका पीला और कमजोर चेहरा डर से भर जाता है। फिर वह कांपती हुई आवाज में कहती है, मैं तुम्हें वॉर्न करती हूँ, मेरी बेटी को मत बेचना, नहीं तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। यह सुनकर तुम वहीं के वहीं रुक जाते हो, क्योंकि तुम्हें धीरे धीरे सब याद आने लगता है। पहले तुम सच में अपनी बेटी को टाउन के एक कपल को बेचने वाले थे ताकि उस पैसे से तुम वाइन खरीद सको। तुमने अपनी पिछली लाइफ में बहुत घटिया काम किए थे, जिस पर अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मौत सच में डिजर्व थी। फिर तुम अपने हाथ में पकड़ा हुआ राइस सीरियल उस टूटे हुए छोटे बेड पर रख देते हो और कहते हो, मैं कसम खाता हूँ, मैं कभी भी न्यू ईयर को नहीं बेचूंगा, कल से मैं काम ढूंढने जाऊंगा। इतना कहकर तुम मुड़ते हो और घर से बाहर निकल जाते हो। बाहर आते ही तुम खुद को कई बार जोर जोर से थप्पड़ मारते हो, क्योंकि अगर तुम्हें सही याद है तो इसी महीने लिंग चिंगशू अपनी बेटी को गोद में लेकर रिजर्वोयर में कूद गई थी। यह सोचते ही तुम्हारा पूरा शरीर कांपने लगता है। जिस पर तुम देखते हो कि शाम हो चुकी है और घर के अंदर ठंड बढ़ने लगी है। लगभग 20 मिनट बाद तुम पीछे वाले पहाड़ के नीचे पहुंचते हो। फिर तुम जल्दी से पाइन की लकड़ी और रस्सी जैसी चीजों को उठाकर एक स्लिंग शॉट बना लेते हो, जिसके बाद तुम एक पत्थर उठाकर सामने उड़ रही स्पॉटेड बर्ड की तरफ मारते हो।
अपनी पिछली लाइफ में अभिषेक मैं अमीर बनने के बाद तुम्हें शूटिंग का बहुत शौक हो गया था, जिस पर तुमने कुछ समय स्लिंग शॉट चलाना भी सीखा था। फिर तुम काफी देर तक घास में छिपकर बैठे रहते हो और आखिरकार एक फीजेंट को मार गिराते हो। इसके बाद तुम स्लिंग शॉट से कुछ छोटे बैम्बू रैट्स को भी मारते हो। वे बहुत छोटे थे और चारों को मिलाकर मुश्किल से 1-2 किलो का वेट होता है, लेकिन वह फीजेंट करीब 5 किलो का था। फिर तुम उन सबको बेल से बांधकर पेड़ की डाल पर लटका देते हो और उन्हें घर ले जाने ही वाले होते हो। लेकिन तभी अचानक तुम्हें महसूस होता है कि सब कुछ गायब हो चुका है, जिस पर तुम तुरंत पलटकर देखते हो और फिर हरे काई से ढके हुए पत्थर के पीछे जाकर बैठ जाते हो। ये एक घोस्ट था। तभी तुम अचानक अपने सीने पर लटका हुआ सेफ्टी सूट देखते हो, जिसमें हल्की सी रोशनी और बेवकूफी जैसी फीलिंग होती है। ये वही चीज थी जिसे पिछली लाइफ में तुम्हारी वाइफ हमेशा अपने साथ रखती थी, न जैड न प्लास्टिक। और जब उसने नदी में कूद जान दे दी थी, तब ये रिजर्वायर के किनारे पड़ा मिला था, जिस पर जब तुम उसे ध्यान से देखते हो तब उस सेफ्टी सूट की रोशनी अचानक गायब हो जाती है। फिर तुम खुद को रोक नहीं पाते और हाथ बढ़ाकर उसे छू लेते हो। अगले ही पल तुम एक अलग स्पेस के अंदर पहुंच जाते हो, लेकिन सिर्फ देखकर ही समझ आ जाता है कि यह जगह तुम्हारे वार्ड से भी छोटी है। फिर कुछ बार ट्राई करने के बाद तुम्हें समझ आता है कि जैसे ही तुम उस सेफ्टी सूट को हाथ से पकड़ते हो, तुम इस स्पेस के अंदर आ जाते हो और अगर बाहर निकलना हो तो सिर्फ दिमाग में सोचने से तुम वापस बाहर आ सकते हो। इसके बाद तुम सामान लेकर सीधे किचन में चले जाते हो और जब पूरी तरह अंधेरा हो जाता है, तब तुम शाम को पकाए हुए सूप का बड़ा सा बाउल लेकर हॉल में आते हो। चिंग चिंग, खाना खा लो, मैंने तुम्हारे लिए स्पॉटेड सूप बनाया है, इससे तुम्हें मिल्क भी आएगा। तुम लगातार 3 बार आवाज लगाते हो, जिस पर लिंग चिंगशू धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलती है। लेकिन जब वह टेबल पर रखा हुआ सूप देखती है, तब भी वह उसके पास नहीं आती। वह बस वहीं खड़ी रहती है और उसकी आंखों में तुम्हारे लिए नफरत साफ दिखाई देती है, जिस पर तुम खुद को देखते हो। तुम्हारे कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और तुम्हारे दिल में एक अजीब सी चुभन होने लगती है। इस जमाने में जहां हर चीज की कमी है, वहां लिंग चिंगशू इतनी खूबसूरत थी, लेकिन तुम खुद एक कीचड़ में लथपथ आदमी जैसे थे। तुम्हें वह मिली, लेकिन तुमने कभी उसकी वैल्यू नहीं की। और अब जब तुम उसे देखते हो तो उसकी आंखों में सिर्फ डर और सावधानी दिखाई देती है। हालांकि तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाए, लेकिन तुम यह भी जानते हो कि जब तक तुम वहां खड़े हो, वह अपने चॉपस्टिक्स तक नहीं उठाएगी। जिस पर तुम धीरे से कहते हो, मैं किचन में जाकर खा लेता हूँ। इतना कहकर तुम मुड़कर बाहर चले जाते हो और लिंग चिंगशू वहीं खड़ी रहती है, टेबल पर रखे हुए सूप को देखती रहती है। उसके दिल में एक अजीब सा अनरियल फीलिंग आने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि यह सपना है या उसका दिमाग खराब हो गया है। पहले घर में जब भी कुछ खाने को होता था, तुम खुद पेट भरकर खा लेते थे और उसे सिर्फ बर्तन में बचा हुआ पानी पीना पड़ता था। इसलिए इस वक्त सामने इतना सारा सूप होने के बाद भी लिंग चिंगशू उसे आसानी से खाने की हिम्मत नहीं करती। लेकिन जब वह बाहर निकलकर देखती है कि तुम खिड़की के नीचे बैठकर खुद सूप पी रहे हो और किचन के दरवाजे पर एक बड़ा सा फीजेंट भी लटका हुआ है, तब उसे लगता है कि शायद तुम सच में पहाड़ पर जाकर शिकार करके आए हो। जिस पर लिंग चिंगशू वापस हॉल में जाती है, बाउल उठाती है और धीरे धीरे खाना शुरू कर देती है। इसके बाद अपनी वाइफ की सावधानी भरी नजरों के बीच शायद पहली बार तुम इस घर में ढंग का हाउसवर्क करते हो। और जब यह सब खत्म हो जाता है, तब तुम्हें दिन में की गई अपनी हरकतें याद आती हैं, जिस पर तुम एक बर्तन में पानी गर्म करते हो और उसे कमरे के अंदर ले जाते हो। फिर तुम धीरे से कहते हो, इससे बॉडी साफ कर लो। इतना कहकर तुम पानी नीचे रख देते हो और जल्दी से मुड़कर बाहर निकल जाते हो, जिसके बाद तुम दरवाजे पर काफी देर तक बैठे रहते हो। फिर कुछ देर बाद कमरे के अंदर से हल्की हल्की पानी की आवाज आने लगती है, जिस पर तुम सिर उठाकर आसमान में फैले हुए तारे देखते हो और मन में सोचते हो कि कल किसी भी तरह पैसे कमाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। घर की हालत जल्दी ठीक करनी होगी, क्योंकि अब मौसम ऑटम में आ चुका है और विंटर में यहाँ का तापमान -20 डिग्री तक चला जाता है। ऐसे में तुम्हारी वाइफ और बेटी के लिए गर्म कपड़े खरीदना बहुत जरूरी है, वरना इस विंटर में शायद तुम्हारी वाइफ और बेटी बच नहीं पाएंगी। फिर जैसे ही पानी की आवाज बंद होती है, तुम उठकर कमरे के अंदर जाते हो, लेकिन तुम्हें अचानक सामने देखकर लिंग चिंगशू डर जाती है और बार बार पीछे हटने लगती है। यहाँ मत आना। यह सुनकर तुम अंदर ही अंदर खुद को कोसने लगते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने पहले उसके साथ बहुत बुरा किया था और उसका डर इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। जिस पर तुम धीरे से कहते हो, डर मत, मैं सिर्फ पानी बाहर ले जाने आया हूँ। इतना कहकर तुम जमीन पर रखा हुआ पानी का बर्तन उठाते हो और बाहर निकल जाते हो। लिंग चिंगशू तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं, लेकिन जैसे ही वह देखती है कि तुम बाहर जा चुके हो, वह जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहन लेती है। उधर आंगन में तुम अपनी वाइफ के इस्तेमाल किए हुए गर्म पानी से ही जल्दी से खुद को साफ करते हो, क्योंकि दिन में उन स्पॉटेड बर्ड्स और फेसन को पकड़ने के लिए तुम काफी देर तक घास में पड़े रहे थे। नहाने के बाद तुम दरवाजे की चौखट पर बैठ जाते हो और अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोचने लगते हो। तभी तुम्हें याद आता है कि पहले कुछ शहर के लोग अक्सर पहाड़ों में जड़ी बूटी और बाकी चीजें ढूंढने आते थे, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं पता होता था, इसलिए वे तुम्हें साथ ले जाते थे। उन शहर वालों ने तुम्हें बहुत कुछ दिखाया था। उन्होंने तुम्हें बताया था कि कौन सी जड़ी बूटी कहाँ मिलती है, कौन सा जंगली जानवर किस जगह पर दिखाई देता है, और अब तुम्हें उन सब चीजों की जगह याद थी।
तुम चाहो तो उन्हें खोदकर टाउन में बेच सकते थे, जिस पर तुम एक टॉर्च तैयार करते हो, कुछ आसान टूल्स उठाते हो और फिर कमरे में जाकर कहते हो, चिंग चिंग, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। इतना कहकर तुम रात में घर से निकल जाते हो और पूरी रात बाहर रहने के बाद सुबह करीब 4 बजे वापस लौटते हो। किस्मत से पहाड़ से नीचे आते वक्त तुम्हें एक जंगली जानवर का घोंसला मिल जाता है, जिस पर तुम उसमें से कुछ छोटे बच्चे उठा लेते हो जिनकी आंखें अभी तक नहीं खुली थीं। फिर घर लौटकर तुम उनका ध्यान रखते हो, उनमें से एक को किचन में छोड़ देते हो और बाकी को लेकर ऊपर रखा हुआ फ्रेम उठाते हो और फिर टाउन की तरफ निकल जाते हो। टाउन में कोई जरूरी काम था जिस पर तुम भीड़ वाली जगह ढूंढते हो और फिर फ्रेम में से उन छोटे जानवरों का मीट और स्किन निकाल कर रख देते हो। तुम्हें लगा था कि यह सब शायद बिकेगा नहीं, इसलिए सोच रखा था कि वापस ले जाकर खुद ही पका लोगे और थोड़ा थोड़ा करके बड़े भाई, दूसरे भाई और तीसरी बहन को भी दे दोगे। लेकिन जैसे ही तुमने सामान सामने रखा, तभी लोगों ने उनका प्राइस पूछना शुरू कर दिया। एक बूढ़ा आदमी और उसकी वाइफ तुम्हें देखते हैं। तुम पूरे काले पड़े हुए, धूप में जले हुए और देखने में पहाड़ से आए आदमी लग रहे थे, जिस पर तुमने प्राइस भी ज्यादा नहीं रखा। यह देखकर वह बूढ़ी औरत एक साथ 2 खरीद लेती है, क्योंकि इस जमाने में मीट खरीदने के लिए भी टिकट चाहिए होता था, इसलिए लोग ऐसे डैमेज्ड गुड्स ही खरीद पाते थे। वह कहती है कि घर जाकर अपने छोटे पोते के लिए बना देगी। जाने से पहले वह बूढ़ी औरत अपने आदमी का कपड़ा पकड़कर उसे रोकती है और फिर उन जानवरों की स्किन भी साथ में ले जाती है। वह कहती है कि इससे अपने पोते के लिए ग्लव्स बनाएगी। 2 घंटे भी नहीं बीतते और तुम्हारा सारा सामान बिक जाता है, जिसके बाद तुम कल पहाड़ से लाया हुआ जंगली सामान टाउन की पुरानी फार्मेसी में ले जाते हो। जैसे ही तुम वह चीज बाहर निकालते हो, दुकान पर बैठा बूढ़ा आदमी अपने मोटे चश्मे के पीछे से उसे घूरने लगता है। फिर वह बहुत ध्यान से उसे हाथ में उठाता है, इधर उधर पलट कर देखता है और फिर अपनी उंगलियों से एक प्राइस दिखाता है। छोटे भाई, इतने में दे दो। उसकी बात सुनकर तुम्हारी भौहें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाता है कि वह तुम्हें पहाड़ से आया बेवकूफ आदमी समझ रहा है, जिस पर तुम अपना सामान वापस उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हो। लेकिन तभी वह बूढ़ा जल्दी से तुम्हारा हाथ पकड़ लेता है और अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहता है, अगर प्राइस पसंद नहीं आया तो बात कर लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। हालांकि वह चीज उसने गलती से पहचान ली थी, लेकिन उसकी रियल कीमत इससे कहीं ज्यादा थी। फिर भी तुम जानते थे कि तुम्हें अभी पैसों की बहुत जरूरत है, क्योंकि घर पर वाइफ और बच्ची अभी भी भूखी थीं। थोड़ी देर सोचने के बाद तुम वह चीज बेच देते हो। फिर तुम मार्केट जाकर मीट और आटा खरीदते हो और उसके बाद 2 सरकारी दुकानों में घूमकर मिल्क पाउडर भी खरीद लेते हो, जो उस जमाने में बहुत मुश्किल से मिलता था। इसके बाद तुम टाउन के एक लौते छोटे सरकारी मॉल में जाते हो और वापस आते वक्त रास्ते में एक मोड़ पर तुम्हें करीब 70 साल का एक बूढ़ा हंटर दिखाई देता है, जिस पर तुम उससे थोड़ी देर बात करते हो और उसे कुछ खाने का सामान दे देते हो। बदले में वह बूढ़ा तुम्हें अपनी पुरानी शॉटगन दे देता है, क्योंकि उसके लिए वह अब बहुत भारी और बेकार हो चुकी थी। इस जमाने में अगर मीट खाना है और रोज खाने की आजादी चाहिए तो खुद ही कुछ करना पड़ता था। जब तुम घर पहुंचने वाले होते हो, तभी तुम देखते हो कि लिंग चिंगशु बच्ची को पीठ पर बांधकर खेत में काम कर रही है। उसी वक्त तुम्हारा बड़ा भाई जाओ झेनशेंग तुम्हें देख लेता है, जिस पर वह गुस्से में कहता है, कहाँ मर गया था तो वरुण आया, अपनी वाइफ को अकेले खेत में काम करने भेज दिया। तुम उसके सामने खड़े होकर धीरे से कहते हो, मैं टाउन में काम करने गया था और वापस आते हुए थोड़ा मीट और आटा भी ले आया हूँ। फिर तुम कहते हो, ये शाम को भाभी और बच्चों को लेकर घर आ जाना, साथ में खाना खाएंगे। यह सुनकर तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें ऊपर से नीचे तक शक भरी नजर से देखने लगता है। फिर वह तुम्हारी पैंट पर लगे हुए मिट्टी के निशान देखता है और तुम्हारे हाथ में भरा हुआ फ्रेम भी। फिर वह कहता है, घर में तुम्हारी भाभी ने सिर्फ मकई के आटे की रोटी बनाई है, बाद में तुम्हारी वाइफ को कुछ दे दूंगा, हम लोग खाने नहीं आएंगे। और फिर थोड़ा रुककर वह कहता है, आगे से अपनी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखना। जिस पर तुम बस चुपचाप सिर हिला देते हो और सामान लेकर घर की तरफ चल पड़ते हो। तुम जानते थे कि अगर तुम्हें अपनी वाइफ को वापस पाना है तो सबसे पहले उसका पेट भरना पड़ेगा, इसलिए घर पहुंचते ही तुम किचन में लग जाते हो। जब शाम होने लगती है, आसिफ लगती है, तब लिंग चिंगशु कुछ कॉर्नमील की रोटियां लेकर घर वापस आती है। जैसे ही वह आंगन में कदम रखती है, उसे किचन से मीट की खुशबू आती है, जिस पर वह जल्दी से किचन के दरवाजे तक जाती है और देखती है कि तुम चूल्हे के सामने खड़े होकर खाना बना रहे हो। लिंग चिंगशु पूरे दिन खेत में काम करके थक चुकी थी और उसे बहुत जोर की भूख लगी हुई थी, लेकिन वह पहले रोटियां रखती है, फिर बेडरूम में जाती है और सोती हुई बच्ची को बिस्तर पर लिटा देती है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे मिल्क पाउडर के डिब्बे पर पड़ती है, जिस पर वह तुरंत गुस्से में तुम्हारी तरफ मुड़ती है, हाथ उठाती है और तुम्हें एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। क्या तुम फिर मेरी माँ के पास गए थे उनसे पैसे मांगने? तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? उसकी बात सुनकर तुम्हें धीरे धीरे याद आता है कि पहले तुम सच में उसकी माँ के पास जाकर पैसे मांगते थे और ना देने पर उन्हें धमकाते भी थे, जिस पर तुम जल्दी से कहते हो, नहीं, मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, ये मैंने आज खुद कमाए हैं। इतना कहकर तुम अपनी जेब में हाथ डालते हो, लेकिन यह देखकर लिंग चिंगशु और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम फिर झूठ बोल रहे हो। फिर वह तुम्हारे पास आती है और तुम्हें एक और थप्पड़ मार देती है। लगातार 2 थप्पड़ खाने के बाद
तुम्हें खुद समझ नहीं आता कि हंसो या रो। फिर तुम धीरे से कहते हो, पत्नी ये पैसे मैंने आज कमाए हैं, तुम रख लो। इतना कहकर तुम उसके हाथ में कुछ नोट जबरदस्ती रख देते हो। लिंग चिंगशू जब उन नोटों को देखती है तब उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी दुनिया घूम गई हो, और तभी उसका शरीर लड़खड़ाने लगता है, जिस पर तुम जल्दी से उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हो, लेकिन वह तुम्हारा हाथ झटक देती है। वह यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि तुम जैसा निकम्मा आदमी एक दिन में इतने पैसे कमा सकता है। उसके मन में बस यही चल रहा था कि तुम बाहर जाकर आखिर क्या कर रहे हो। यह आदमी सच में जीने लायक नहीं था। जिस पर जब तुम देखते हो कि लिंग चिंगशू तुमसे बिल्कुल भी खुश नहीं है, तब तुम्हारा मन करता है कि उसके सामने घुटनों पर बैठ जाओ। फिर तुम जल्दी से कहते हो, कल रात मुझे पहाड़ पर एक स्टोन फॉक्स मिला था और साथ में एक जंगली घोंसला भी। उन्हीं चीजों को बेचकर मुझे 6 ग्रेट यूनिटी मिले। उनमें से एक से मैंने खाने का सामान खरीदा और अब बस इतने ही पैसे बचे हैं। जैसे ही लिंग चिंगशू स्टोन फॉक्स का नाम सुनती है, उसकी आंखों में हल्की सी हरकत होती है, क्योंकि उत्तर में लोग जिनसेंग जानते थे और यहाँ साउथ में स्टोन फॉक्स बहुत कीमती माना जाता था। वह चीज काफी पैसे में बिकती थी, लेकिन वह सिर्फ गहरे पहाड़ों में मिलती थी और उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता था। ऊपर से तुम रात के अंधेरे में गए थे, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो सुबह कुएं के पास सच में कुछ निशान पड़े थे और किचन में अभी भी फ्रूट मीट पक रहा था। फिर भी लिंग चिंगशू समझ नहीं पा रही थी कि तुम्हें स्टोन फॉक्स के बारे में पता कैसे चला। जिस पर लिंग चिंगशू की नजरों के सामने तुम अपना दायां हाथ उठाते हो और कसम खाते हुए कहते हो, मैंने सच में कुछ गलत नहीं किया। अगर झूठ बोल रहा हूं तो मेरे बच्चे और आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाए। तुम्हारी बात सुनकर लिंग चिंगशू की सांसें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। उसकी आंखों में पहले जैसी गुस्से वाली नजर नहीं रहती, जिस पर तुम भी राहत की सांस लेते हो। फिर तुम कहते हो, चिंगशुए तुम जल्दी से ये पैसे रख लो, मैं बड़े भाई के घर थोड़ा मीट देकर आता हूँ ताकि वो लोग भी टेस्ट कर सकें। हालांकि पैसे उस स्पेस में छिपाना ज्यादा सेफ था, लेकिन अगर तुम अपनी वाइफ को पैसे दे रहे थे तो वही सबसे बड़ा भरोसा था। इसके बाद तुम स्टिर फ्राई किया हुआ मीट और चिकन, फिश, टोफू वाला सूप एक ट्रे में रखते हो और हॉल की टेबल पर रख देते हो। फिर तुम वापस किचन में जाते हो और एक बड़ा बाउल भरकर मीट निकाल लेते हो। रास्ते में तुम ओल्ड हुआंग का राइस पेस्ट वाला उधार और पहले की वाइन का पैसा भी वापस कर देते हो। उधर लिंग चिंगशू अपने हाथ में रखे ग्रेट यूनिटी को देखती रहती है और जल्दी से कमरे के अंदर चली जाती है। शादी को 2 साल से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन इतने समय में हमेशा तुमने उससे पैसे छीने थे। पहली बार ऐसा हो रहा था कि तुम खुद पैसे उसके हाथ में दे रहे थे, जिस पर लिंग चिंगशू उन पैसों को 5 हिस्सों में बांटती है और अलग अलग जगह छिपा देती है। फिर जब वह वापस आती है तब टेबल पर रखे हुए गरम गरम डिशेज और सूप को देखकर कुछ देर तक चुप रह जाती है। इसके बाद वह किचन में जाकर देखती है। वहां अनाज का डिब्बा आधे से ज्यादा भरा हुआ था, तेल का जार भी पूरा भरा हुआ था और खाने वाली जगह पर 10 पाउंड से ज्यादा का पोर्क बेली लटका हुआ था। जिस पर उसके मन में एक ही सवाल आता है, क्या तुम सच में बदल गए हो? लेकिन फिर अगले ही पल उसे लगता है कि आदमी की आदत इतनी जल्दी नहीं बदलती। जब लिंग चिंगशू बैठती है तब तुम उसके बाउल में एक फीजेंट लेग डाल देते हो और कहते हो, मैं कल सुबह फिर पहाड़ पर जाऊंगा। विंटर आने से पहले जितनी स्टोन फॉक्स वाली जगहें हैं सब ढूंढ लूंगा। अभी पैसे कमाने का सबसे तेज तरीका यही है। बाद में जब हालात बदलेंगे तब हम इन पैसों से कुछ और करेंगे। तुम्हारी बात सुनकर लिंग चिंगशू कुछ देर के लिए चुप रह जाती है और फिर हल्का सा सिर हिला देती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे लगता है कि तुमने कल रात बस किस्मत से स्टोन फॉक्स ढूंढ लिया था, इतनी आसानी से दोबारा नहीं मिलेगा। असल में वह तुम्हें कहना चाहती थी कि अगर तुम्हें सच में पैसे कमाने हैं तो कोई काम पकड़ लो। भले ही दिन भर में सिर्फ कुछ पैसे मिलें, लेकिन खाली घूमने से तो अच्छा है। लेकिन फिर उसे तुम्हारा पुराना स्वभाव याद आता है। उसे लगता है कि अगर तुम बाहर जाकर शराब पीकर नहीं लौटे तो वही बहुत बड़ी बात होगी। जिस पर वह अपने बाउल में रखा फीजेंट लेग वापस रखने लगती है, लेकिन तुम उसे देखकर जल्दी से कहते हो, जी पत्नी तुम बहुत कमजोर हो गई हो, थोड़ा और खाओ, नहीं तो बच्ची के लिए दूध नहीं आएगा। चाहे मिल्क पाउडर कितना भी अच्छा हो, माँ के दूध जैसा नहीं होता। ऊपर से मिल्क पाउडर बहुत महंगा है और आसानी से मिलता नहीं। फिर तुम चिकन, फिश और टोफू वाला सूप उसकी तरफ बढ़ाते हो और कहते हो, ये भी पी लो। तुम्हारी बात सुनकर लिंग चिंगशू तुम्हें घूर कर देखती है। उसके हाथ में पकड़ी चॉपस्टिक्स इतनी जोर से दब रही थीं कि उंगलियां सफेद पड़ गई थीं, लेकिन इस बार वह मना नहीं करती। आज तुम पूरे दिन और पूरी रात भागते रहे थे, तुम थक चुके थे और आखिरकार घर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कुछ देर के लिए खत्म हो गया था। पेट भरने के बाद तुम सीधे कहते हो, पत्नी मैं पहले सोने जा रहा हूँ। इतना कहकर तुम उठते हो और झुककर कमरे में चले जाते हो। फिर लेटते ही तुम्हें तुरंत नींद आ जाती है। जब लिंग चिंगशू बर्तन धोकर वापस कमरे में आती है तब उसकी नजर जमीन पर पड़े तुम्हारे कपड़ों पर पड़ती है, जिस पर वह हल्का सा भौहें सिकोड़ती है। फिर वह उन कपड़ों को उठाती है और चांदनी में बैठकर उन्हें धोने लगती है। जब वह सब काम खत्म कर लेती है तब वह अपना कोट उतारती है और वापस बेडरूम में जाती है। तभी उसके पैर से एक पुराना बैम्बू फ्रेम टकराता है और उसके साथ 3 छोटे छोटे कपड़े भी पड़े थे जो बच्ची के थे। जिस पर लिंग चिंगशू काफी देर तक सोते हुए तुम्हें देखती रहती है। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि तुम आखिर कौन हो, क्योंकि तुम पहले जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे। उधर तुम इतने गहरी नींद में सो रहे थे कि पूरी रात तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलता। बच्ची रात में 2 बार उठकर रोती है, लेकिन तब भी तुम्हारी नींद नहीं खुलती।
फिर सुबह जल्दी तुम धीरे धीरे आंखें खोलते हो और जैसे ही करवट बदलते हो तुम देखते हो कि लिंग चिंगशू तुमसे पीठ करके सिकुड़ी हुई लेटी है। उसने सिर्फ एक पुरानी और फटी हुई बनियान पहन रखी थी, जिसे देखकर तुम्हारे दिल में एक अजीब सी चुभन होने लगती है। आखिर पिछली लाइफ में लिंग चिंगशू के मरने के बाद तुमने कभी किसी दूसरी औरत को नहीं देखा था जिस पर तुम हाथ बढ़ाकर उसे अपनी बाहों में खींच लेते हो। तुम्हें सब कुछ किसी सपने जैसा लगता है, इतना रियल होकर भी अनरियल। लेकिन जैसे ही तुम उसका चेहरा चूमने के लिए झुकते हो तभी तुम्हारी बाहों में पड़ी लिंग चिंगशू का शरीर अचानक सख्त हो जाता है। साफ पता चल रहा था कि वह तुम्हारे टच को रिजेक्ट कर रही है, जिस पर तुम अपने दिल की कसक दबा लेते हो ना को, और फिर बेड से उठकर नीचे उतर जाते हो। तभी बेड पर लेटी लिंग चिंगशू धीरे से बैठ जाती है और ठंडे चेहरे से तुम्हारी तरफ देखकर कहती है, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो कोई ढंग का काम ढूंढ लो। अगर तुम मेहनत करोगे तो महीने के 10-12 युआन आराम से मिल जाएंगे, फिर हमारा घर जैसे तैसे चल जाएगा। अपनी वाइफ को इतने दिनों बाद खुद से बात करते देखकर तुम राहत की सांस लेते हो, क्योंकि तुम जानते थे कि लिंग चिंगशू तुम्हारी फिक्र कर रही है। लेकिन भगवान ने तुम्हें दूसरी जिंदगी सिर्फ ऐसे ही नहीं दी थी। तुम जानते थे कि आगे चलकर जब सब खुल जाएगा तब तुम्हें बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी।